आकलन के उपकरण हैं। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तीनों सही है। अवलोकन के प्रकार हैं स्वावलोकन एवं बाह्य अवलोकन, नियोजित तथा अनुयोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन तीनों सही है। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन तकनीक तीनों सही है। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है कार्यालयों में, विद्यालयों में, दोनों सही है। उपकरण की व्यावसायिक विशेषताएं हैं उपयोगिता, मितव्ययता, सौदेश्य पूर्णता तीनों सही है। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है मानव व्यवहार का। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतिकरण में। निरीक्षण आंख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है। यह कथन किसका है? युग का। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है नकारात्मक। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है 4 भागों में। प्राथमिक कक्षाओं के किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण। प्रश्नावली सूची संबंधित है परिप्रेक्ष्य आकार से। प्रश्नावली होती है 4 प्रकार की। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? प्रतिबंधित। साक्षात्कार संबंधित है अनुसूची में। निर्धारण मापनीय है द्विध्रुवी। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं निर्धारण सूची। अशाब्दिक निर्धारण मापनीय है आत्म निर्धारण विधि। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है विषयी। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है वैज्ञानिक। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। पहाड़े, गिनती, कविता। चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं। यह किसका कथन है? बैन का। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? संगोष्ठी। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS द्वारा। विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किए अभिलेख में किया जाता है। किस अभिलेख में किया जाता है? संचय अभिलेख। बहुविकल्पीय प्रश्नों बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। एनकैडोटल अभिलेख उदाहरण है अवलोकन तकनीक का। साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? स्व आख्या तकनीक का। रोसा का मासिक लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है प्रक्षेपीय तकनीक का। अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटलॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है। यह किसका कथन है? वेबस्टर का। बाल अंतर्बोध परीक्षण उदाहरण है रचना तकनीक का। अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? रोटर की। वास्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पक्ष को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? क्रोनबैक ने। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं अनस्तसी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं है? प्रेक्षण। इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? सामाजिक तकनीक। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है पूर्ति तकनीक का। सजोंदी परीक्षण उदाहरण है क्रम तकनीक का। यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वास्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। एनकैडोटल अभिलेख। मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्लेडाइडर्स ने। कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? परीक्षण बैटरी। चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? अवलोकन तकनीक। पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित प्रश्नों द्वारा किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? प्रमापीकृत साक्षात्कार। प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता होना किसका उदाहरण है? अप्रमापीकृत साक्षात्कार। व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। निर्धारण मापनी में। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है मानव व्यवहार का। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं व्यापकता, सुगमता, सर्वमान्यता तीनों सही हैं। उपकरण की तकनीक कसौटियां हैं मानकीकरण। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं
वास्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता तीनों सही हैं। जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है। उद्देश्य या प्रयोजन दोनों सही हैं। परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। यह कथन किसका है? सीवी गुण का। पूर्व निश्चित आधार है। मानक। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। वैध। निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं। शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित तीनों सही हैं। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? व्यापकता। परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? व्यक्तिगत भिन्नताओं। वास्तुनिष्ठता उपकरण है। तकनीक कसौटी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो परीक्षण है विश्वसनीय। किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान या शिक्षा बालक को प्रदान की है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। निदानात्मक परीक्षण। निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है। यह कथन है वॉन डेलेन का। वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटियाँ हैं? तकनीकी। एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें वस्तु या विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके प्रशासन एवं फलांकन की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो तथा फलांकन को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। यह कथन किसका है? सीवी गुण का। उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। ये किसका कथन है या कथन किसका है? डगलस व हॉलैंड का। परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है? शोध में, व्यावसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। बालकों के लिए, निरीक्षणों के लिए, गूंगे बहनों के लिए तीनों सही हैं। मानकीकृत परीक्षण का संबंध है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार है प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो वैध है, वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है तीनों सही हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पाद को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये किसका कथन है? क्रोनबेक का। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं 2। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। मुक्त उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं विकल्पीय, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थानों की पूर्ति। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विविधीकरण सर्वाधिक होगा? जब कठिनाई मूल्य 50 हो। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती भाषा की। जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है वह प्रणाली है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? परिमाणात्मक प्रश्नों के पक्ष होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तीनों सही हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन नहीं है? अंकगणित। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है शैक्षिक उपलब्धियों की। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य असत्य पदों से संबंधित नहीं है? अशुद्ध पहचान। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने का कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है वैध। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? पूर्ति पद। निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वैध, विश्वसनीय, निरपेक्ष तीनों सही हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान है नियोजन, प्रश्नों की रचना, परीक्षा की जांच करना तीनों सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष है भाव प्रदर्शन की असमर्थता। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है वैधता। निम्नलिखित या निम्न में से कौन से अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? मितव्ययता। निम्न में से उद्देश्य को व्यावहारिक रूप से निर्धारण की आवश्यकता किस कारण से होती है? उद्देश्य प्राप्ति के लिए, परीक्षण प्रश्नों के चयन के लिए, शिक्षण की व्यूह रचना के लिए तीनों सही है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया बीएस ब्लूम ने। शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? सन 1956 में। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है?
3 ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्य का भाग है। ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव, मनुपेशीय, साइकोमोटर, तीनों सही हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों में से है जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। यह कथन है E.J. फ्रस्ट का। RCEM के मतानुसार अनुदेशात्मक वर्गीकरण में कौन सा तत्व नहीं आता है? संश्लेषण। अनुदेशात्मक उद्देश्य निम्न में से किसकी भूमिका नहीं निभाते हैं? भविष्यवाणी करने में। किन कारणों से उद्देश्य को व्यावहारिक रूप में निर्धारण करने की जरूरत होती है? और प्रशिक्षण की व्यूह रचना हेतु, परीक्षण प्रश्न के चयन हेतु, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, तीनों सही है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया रॉबर्ट मेगर ने। क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया रॉबर्ट मिलर ने। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं 6। ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य बताए हैं 6। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य बताए हैं 6। ज्ञानात्मक लक्ष्यों के 6 पदों में विभक्त किया गया है ब्लूम द्वारा। भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में बांटा है कृतवाल तथा मसीहा। मनो शारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया गया है सिम्पसन द्वारा। रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक हैं डॉक्टर B.S. ब्लूम। मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों। कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से है? अवबोध। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान, बोध या अनुप्रयोग, दोनों सही हैं। बोध का आधार होता है अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, तीनों सही हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक की प्रमुख कार्य होता है पाठ्य योजना का निर्माण, अधिगम का मूल्यांकन, प्रश्न पूछना, तीनों सही है। ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है अधिग्रहणता। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है अग्रहण। भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है उत्तेजना। क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है आदतों का निर्माण। इन उद्देश्यों को शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भावात्मक पक्ष प्रशिक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है? क्रियात्मक पक्ष व्यावहारिक रूप से एक शैक्षिक उद्देश्य वह योग्यता अथवा कौशल है जैसे कि बालक द्वारा संतोषजनक शिक्षण अधिगम स्थितियों में ग्रहण और विकसित किया गया हो। यह कथन किसका है? हॉस्टन का। व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? बोध। भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है? विश्लेषण। संगठित एवं संक्षिप्त करना किस में आता है? संश्लेषण। आलोचना करना किस में आता है? मूल्यांकन। एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 4। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं ज्ञानबोध, प्रयोग, संरचनात्मक। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? 17। एनसीईआरटी ने ब्लूम के उद्देश्यों विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को किस वर्ग में रखा? सृजनात्मक। किसने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया? ड्यूकर ने। मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया? सैन्य प्रशिक्षण के लिए। उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? कार्टर बी गुड का। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। यह कथन किसका है? I.K. डेविस का। अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने पर किसने बल दिया? रॉबर्ट मेगर ने। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया RCEM प्रणाली। प्रत्यास्मरण करना किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान। सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? बोध। परिकल्पना की स्थापना किसमें की जाती है? प्रयोग। अनेक को एक करना क्या है? संश्लेषण। एक को अनेक करना क्या है? विश्लेषण। किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं? संश्लेषण विधि। किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है? संश्लेषण। मनोक्रियात्मक उद्देश्य को की टैक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया? सिम्पसन ने। बालक उत्तेजना मिलने पर एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यह क्रिया किसके अंतर्गत आती है? प्रचरण के अंतर्गत। यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है BD 401 की।